अपने यहाँ भी बताया कि पेपर लीक अगर वायरल नहीं होता है तो लोगों को पता नहीं चलता है। अगर कोई इम्पर्सनेशन पता नहीं चलता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं होता है। पेपर लीक अगर पता नहीं चलता है तो इसका मतलब थोड़ी है कि पेपर लीक नहीं होता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी तक आप सभी लोग लगभग रंग खेल लिए होंगे या जो भी आपको जिस प्रकार से भी अपना त्यौहार मनाना था मना लिए होंगे। फिलहाल आज ये पूरा दिन त्यौहार चलेगा हमारा। कुछ लोगों के लिए इस बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, जिनकी प्रशिक्षण चल रही थी और उनको छुट्टी नहीं मिला है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से, तो वहाँ पर थोड़ी सी समस्या आई। बाकी तो सभी लोग ने होली को त्यौहार को पूरे अच्छे से मनाया होगा और मना भी रहे होंगे बहुत सारे लोग। इसी के बीच में ये जो आपने स्टेटमेंट पहले सुना माननीय अध्यक्ष जी का कि पेपर अगर वायरल नहीं होता है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपको इसलिए सुनाया जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई फेज़ 3 में तो पेपर लीक हुआ ही हुआ है, लेकिन टीआरई फेज़ 2 और टीआरई फेज़ 1 में भी अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं लगातार उस फोटो को वायरल कर रहे होंगे, जिसमें आप सभी को याद होगा कि कैंडिडेट्स लगातार सीरियल वाइज लगातार रोल नंबर, जिनका जैसे सीरियल वाइज रोल नंबर था उनका निकला हुआ था और वो शायद एक ही स्कूल या एक ही सेंटर पे से सारे लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे। तो इस तरह की चीज़ें सामने हमारे आ रही हैं। अब लगातार बार बार सभी लोग जितने भी शिक्षक हैं या जो भी हैं वो यही कह रहे हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की भी निष्पक्ष जाँच की जाए। ईओयू इसमें क्या कर रहा है अभी देखेंगे आप। जिन एक लोग का और स्टेटमेंट आ रहा है लगातार सामने, जो दानापुर वाले मामले में थे, विजेंद्र नाम था उनका, ये ऐसा ही नाम था उनका, जो दानापुर में भी अब मुख्य अभ्यर्थी के रूप में थे, मुख्य उसमें मास्टरमाइंड के रूप में थे। वो बता रहे थे कि 64th बीपीएससी से लेकर अभी तक कोई एग्ज़ाम ऐसा हुआ नहीं है जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। क्यों? क्योंकि वो पेपर जो छपता है वो कोई कंपनी जो कलकत्ता की है वहीं पर लगातार पेपर जा रहा है और वहीं से छप रहा है, इसलिए वहाँ से पूरा बाहर आ जा रहा है। विशाल के बारे में उन्होंने बताया कि विशाल ही मास्टरमाइंड है और उनका भाई जो रेलवे में नौकरी करता है वही सारी आंसर सीट बनाया है, और वो जो नौकरी कर रहा है वो भी फर्जीगिरी से ही कर रहा है। मतलब बताइए इन लोग के हौसले कितने बुलंद हैं। और वो जो कह रहे हैं, अपनी सफाई दे रहे थे विजेंद्र जी, कि विजेंद्र ही उनको कह सकते हैं कि वो उस मामले में थे नहीं, बस उनको फंसा दिया गया है। अगर उनको कहीं से राहत मिलती है तो वो सबका काला चिट्ठा खोल देंगे। अभी तक जब तक उनके ऊपर बात नहीं आई थी तब तक वो चिट्ठा नहीं खोल रहे थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। अब इसमें ये सोचने वाली बात है कि क्या टीआरई फेज़ 2 और टीआरई फेज़ 1 में भी अब संशय हो रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो सिलेक्टेड हैं वो पूछ रहे हैं, जो नहीं सिलेक्टेड हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि क्या ईओयू द्वारा उस पर जांच हो सकती है। तो देखिए 2-3 कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये कि जिस प्रकार से ये लोग बता रहे हैं कि हाँ मैंने यहाँ पर नकल कराई थी, यहाँ पर बनाया था। अभी कुछ दिन पहले आपके सामने आ रहा था कि टीआरई फेज़ 2 में आरा में बना हुआ था हब, जहाँ पर पेपर रटवाया जा रहा था, या और कहीं कहीं अलग अलग जगह पे हब बना हुआ था जो पेपर रटवाया जा रहा था। और इसी बीच में जो ये माननीय अध्यक्ष जी का आपने ये सुना स्टेटमेंट कि अगर पेपर वायरल नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या लीक नहीं हुआ है। तो इसकी जांच अगर ईओयू करेगा और उसमें पा जाता है कि पूरे तरीके से संलिप्तता थी, बड़े स्तर पर पेपर वायरल हुआ है या बड़े स्तर पर इसमें धांधली हुई है या सेंधमारी हुई है, तो हो सकता है कि इस पर कोई आँच आए। अन्यथा कुछ सेलेक्टेड लोगों के ऊपर आँच आ सकती है जो कि फर्जी तरीके से गए होंगे। जो भी कैंडिडेट जेन्युइन तरीके से सेलेक्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि एक कंडीशन और हो सकती है कि अगर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाता है और वहाँ पर इस पर पूरे तरीके से क्लेम किया जाता है और वहाँ पर प्रूफ हो जाता है कि टीआरई फेज़ 2 में भी इसी तरीके की सेंधमारी या धांधली हुई थी, तब वो वैकेंसी को रद्द की जा सकती है। अन्यथा ऐसा कोई भी चांस देखने को मिल नहीं रहा। तो टीआरई फेज़ 1 टीआरई फेज़ 2 के जो भी अभ्यर्थी हैं सेलेक्टेड हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो। जब कुछ आगे होगा कार्यवाही तो उसमें आप सभी लोग को बताया जाएगा। अब टीआरई फेज़ 3 में जो कैंडिडेट्स थे वो सभी लोग तो चाहते थे कि पेपर रद्द करवाया जाए, क्योंकि पेपर लीक हुआ है बड़े स्तर पर। तो पेपर तो लीक हो गया था, पेपर रद्द भी कर दिया गया, लेकिन अब बहुत सारे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान हैं। परेशान किस बात से हैं कि सर पेपर जल्द से जल्द करवाया जाए। किसी भी तरीके से आप लोगों ने आंदोलन करके पेपर रद्द करवाया है तो पेपर अब जल्द से जल्द करवाइए। देखिए पेपर इतनी जल्दी नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पे। कोई अगर आपसे कह रहा है कि 10 अप्रैल तक हो जाएगा तो ये एकदम मतलब प्रैक्टिकल नहीं है। पेपर हो पाना इतनी जल्दी स्वाभाविक बात नहीं है। पूछिए क्यों? अभी ईओयू की रिपोर्ट आई नहीं है पूरी तरीके से। अभी बिहार लोक सेवा आयोग का अधिकारी संलिप्त है इसमें, या प्रेस की ही गलती है, या तीसरा कोई और भी है इसमें खिलाड़ी जो हम लोग के नज़रों के सामने नहीं आ रहा है। तो जब तक पूरी जांच
रिपोर्ट कायदे से फाइल नहीं कर देगा ईओयू, हर व्यक्ति चाहे वो लोक सेवा आयोग हो या प्रिंटिंग प्रेस फाइंड आउट नहीं कर लेगा कि इसमें से कौन कौन शामिल था, कौन कौन नहीं है, किसके किसके खिलाफ कार्यवाही करनी जानी चाहिए। उसके बाद जब वो रिपोर्ट सौंपेगा राज्य सरकार को, फिर राज्य सरकार डिसीजन लेगी कि उसको पेपर अब किस एजेंसी से करवाना है। सबसे बड़ी हमारे यहाँ समस्या ये है कि पेपर किसी एजेंसी से करवाते हैं हम लोग, अब पेपर छपने कलकत्ता ही पहुँच जाता है, जबकि वो प्रिंटिंग प्रेस ब्लैक लिस्टेड है। मतलब उससे ही संबंधित कई बार पेपर लीक हुए हैं, कई बार उसको जेल जाना पड़ा है उसके मालिक को। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि उसी के मालिक को बार बार, चाहे वो किसी और ही नाम से प्रिंटिंग प्रेस हो, वहाँ पर पहुँच जाता है और प्रिंटिंग के लिए दे दिया जाता है। इतना कॉन्फिडेंशियल्स होता है ये सारी चीज़ें, कितने लोगों के भविष्य का सवाल होता है इसमें। फिर भी लोक सेवा आयोग जैसी संस्था जो कि बहुत विश्वसनीय है, जिसके ऊपर हम लोग पूरे तरीके से आश्रित हैं कि हाँ अगर ये एग्ज़ाम कराएगी तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को लेगी जिनको जो एलिजिबल होंगे या जो सच में काबिल होंगे इस नौकरी को पाने के लिए। लेकिन इस प्रकार की चीज़ें नहीं हो पाती हैं और ऐसे कुछ चोरों के चक्कर में वहाँ पर चला जाता है और ये सब पेपर प्रिंट आउट निकाल कर बाहर धीरे से उसको बेच लेते हैं। जब कभी चीज़ें वायरल हो जाती हैं तो पेपर रद्द हो जाता है। रद्द होने के बाद क्या होता है, 2 4 5 लोग जेल चले जाते हैं। फिर क्या होता है बताइए, ये जो आदमी है विशाल, इसने पुलिस भर्ती का बिहार वाली पेपर जेल से ही आउट करा दिया था। मतलब बताइए कितना लंबा सोर्स है, कितना सिस्टम में ये लोग जुड़े हुए हैं। आखिर इनको कैसे जेल के अंदर से पता चल गया कि अब पुलिस भर्ती का जा रहा है पेपर, इस दिन से छपाई होगी, उससे पहले हमें कब निकाल लेना है, कब तक हमारे स्टूडेंट को पहुंचा देना है, आंसर की वाले कौन बंदे हैं उनको तैयार रख लेना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत समस्या हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब तक ईओयू अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर लेगा और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट नहीं सौंप देगा और राज्य सरकार उस पर अपना मंथन नहीं कर लेगी, तब तक वो दोबारा पेपर को कंडक्ट कराने में एलिजिबल नहीं होगी। आपको ये लग रहा होगा कि बीपीएससी ही पेपर कराए, बिल्कुल बीपीएससी ही पेपर करा सकती है, आगे भी हो सकता है यही कराए, लेकिन ये अब राज्य सरकार के ऊपर है ना। पहले भी राज्य सरकार ने ही लोक सेवा आयोग को ये जिम्मेदारी दी थी कि आप पेपर को सुरक्षितापूर्ण कराइए। अब उसमें अगर दाग धब्बा आ रहा है तो अब देखेगी वो कि क्या उनसे कराना है या नहीं कराना है। बहुत सारे लोग अपनी राय दे रहे थे कि ऑनलाइन कराया जाए, तो देखिए केवीएस का पेपर ऑनलाइन हुआ था और सीटेट में भी ऑनलाइन हुआ था। उससे ज़बरदस्त हमारी आज तक किसी पेपर में हुई नहीं है, पता नहीं कहाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन में एक दिक्कत होती है कि अगर आपका सिस्टम है तो आप ऐसे बैठे रहेंगे, आपका सिस्टम कहीं और चलता रहेगा और वहाँ पर पूरे तरीके से आपका पेपर सॉल्व होगा। इसके लिए जो केवीएस के बच्चे हैं वो गवाह होंगे, उन्होंने देखा होगा कि किस प्रकार से क्लोनिंग कर करके या सिस्टम को हैक कर करके लोगों को पास कराया गया था उसमें। तो इस तरह की चीज़ें गड़बड़ होंगी। ऑफलाइन पेपर ही अभी फ़िलहाल के लिए बेस्ट है, जब तक ऐसी कोई चीज़ें नहीं आ जाती, इतनी सिक्योरिटी आ जाए कि पेपर किसी भी तरीके से न क्लोनिंग हो सके, न रिमोटिंग हो सके, मतलब रिमोट डेस्कटॉप ना हो सके। आप बैठे रहिए, आपका रिमोट एक्सेस करके कोई और उस पर काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब तक नहीं आ जाएगी तब तक ऑनलाइन की तरफ सरकार अभी प्रेफर नहीं करेगी, क्योंकि देखिए सीटेट एक बार हुआ ऑनलाइन, फिर से ऑफलाइन की तरफ उसको आना पड़ा वापस, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में पेपर कैंडिडेट भी अप्लाई होते हैं और इतनी बड़ी संख्या में सेंटर्स को लेना, फिर सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराना, इंटरनेट की कनेक्टिविटी, बहुत सारी उसमें समस्या आती है। तो इसलिए अभी ऑनलाइन होने की तो मुश्किल ही है। बाकी राज्य सरकार देखिए कब तक कराएगी पेपर, लेकिन ये मान के चलिए कि आपका अब चुनाव के बाद ही पेपर किसी भी तरीके से हो सकता है। टीआरई 3 के जो कैंडिडेट्स हैं वो जो अभी परेशान है कि हमारी तैयारी टूट जाएगी, तो देखिए आपको तैयारी तोड़नी नहीं है। अगर आप सच में छात्र हैं अच्छे या आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अभी से लेके तब तक पढ़िए, क्योंकि पेपर अगर आप इस बार आएगा तो इस बार भी उसका लेवल ठीक ठाक से ज़्यादा ही होगा। तो आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है। और आपके पास एक सैम्पल पेपर समझिए और आ गया है, टीआरई 3 पेपर लीक वाला जो पेपर लीक हुआ है उसका भी पूरा क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। तो अब आपके पास टीआरई 3 जो नए तरीके से होगा उसमें ये पता होगा और अच्छे से पता होगा। 2 पेपर तो आपके थे ही, लेकिन उसके बाद और अच्छे से पता होगा कि आपको अब क्या क्या पढ़ना है। पढ़ने वाली वीडियोस दूसरी आएंगी, इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था। बाकी जाइए गुजिया खाइए, बढ़िया त्यौहार मनाइए, एक दूसरे को रंग लगाइए, लेकिन अच्छे तरीके से कोई भी दुर्व्यवहार होली में ना करिए। और पानी बचाने की कोई राय दे तो बिल्कुल भी मत मानिए। आज जितना आप खेल सकते हैं उतना खेल लीजिए, अगले दिन जितना बचाना होगा उतना बचा लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।